हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं CHSL के टायर 2 में जो कि हमारा 10 जनवरी 2024 को हुआ था उसका मैं मैथ सॉल्यूशन देने वाला हूँ। दूसरा वीडियो जो है इसका कल आ जाएगा, जिसका एग्ज़ाम शायद नवंबर में हुआ था हमारा, 2 नवंबर को या 11 नवंबर को। तो वो अगले दिन आने वाला वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं। CHSL मेंस में मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे 2022 में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अप्रोच क्या रहता है एग्जाम देने वक्त और मैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से बताऊं कि आप लोग किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो ट्रिक हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो, उसको यूज करके और बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज सैलरी ऑफ 40 एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग 35 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर ऑफ ए स्कूल इज 4,000. If the average salary of the non-teaching staff member is 4,200, find the average salary of the remaining staff of the school. देखो, एक स्कूल में टोटल 40 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और उन सभी का जो एवरेज सैलरी है ना वो 4,000 है, ठीक है। जिनमें से 35 जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, और बचे कितने, 5 स्टाफ। तो रिमेनिंग स्टाफ बोल दो या टीचिंग स्टाफ बोल दो, आप जो भी बोल सकते हो बोल सकते हो। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये मानता हूँ, जैसे 4,000 जो है इन 40 का एवरेज है, 40 स्टाफ का एवरेज है, तो इन 35 का भी थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, इन 35 स्टाफ का, हर एक स्टाफ का जो एवरेज सैलरी है वो 4,000 है, ठीक है। और इन पांचों का भी एवरेज सैलरी क्या है, 4,000, ये मैं मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो 35 जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका जो एवरेज सैलरी है ना वो 4,200 है। कितना है, 4,200। मतलब इसमें जो है हमें 200 के हिसाब से 35 नॉन टीचिंग स्टाफ्स को और रुपए देने हैं, राइट। मतलब अभी अभी के हिसाब से जो इनिशियल हमारा 40 स्टाफ का जो एवरेज सैलरी था वो 4,000 था, ठीक है। उनमें से 35 नॉन टीचिंग है जिसका एवरेज सैलरी 4,200 है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैंने मान के क्या चला था, 4,000। इट मीन्स 200 और एक्स्ट्रा देने हैं। कितने स्टाफ को देने हैं, 35 स्टाफ को। तो 35 स्टाफ को अगर मैं 200 के हिसाब से दूंगा तो टोटल 7,000 रुपये और लगेंगे, राइट। अब ये 7,000 रुपये आएंगे कहाँ से, ये 7,000 रुपये इनसे जाएंगे इसमें। अब अगर मैं ये 7,000 रुपया देखूं तो ये 7,000 रुपया क्या एक एक कोई स्टाफ देगा क्या, नहीं, ये पांचों स्टाफ अपने अपने सैलरी में से उठा के किसको देगा, इनको देगा, नॉन टीचिंग स्टाफ को, ठीक है। तो अगर पांचों अगर इसको रुपया दे इन 35 को, तो सब कितने कितने देंगे, 1,400 रुपये सब क्या करेंगे, इनमें दे देंगे। अगर हर एक बंदा 1,400 देगा तो टोटल हो जाएगा 7,000, और 7,000 जो है 200 करके सब में बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा टोटल 4,200, जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई हमारा कर रहा है। और हर एक बंदे में से अगर मैं 1,400 घटा दूं तो ये बन जाएगा 2,600। तो रिमेनिंग जो स्टाफ होंगे उनका एवरेज सैलरी कितना हो जाएगा, 2,600। एक तो ये मेथड है, इससे बना सकते हो। समझाने में ज़्यादा टाइम लगा है, जो इस मेथड को जानते हो वो काफ़ी इजीली समझ गए होंगे और इसे एग्जाम में बना भी लोगे। दूसरा इसका क्या तरीका है, सिंपल तरीका, 40 एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी है 4,000, तो टोटल सैलरी कितना हो गया, 40 गुना 4,000। फिर उनमें से 35 नॉन टीचिंग स्टाफ का सैलरी हो गया इतना, प्लस फिर उसमें 5 और एम्प्लॉय हैं, उसके सैलरी को एक्स मान लो। इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लो आप, उसका भी आंसर आ जाएगा 2,600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:7. If the sum of these two measure is equal to the measurement of third angle, then find the smallest angle. देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को याद रखना है। सम ऑफ टू मेजर्स इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो एंगल का सम, इन दोनों का सम इस तीसरे के बराबर हो जाए ना, इस तीसरे के बराबर हो जाए, तो ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब किसी भी राइट एंगल में आप देखोगे ये 90 होगा, इसका मतलब इसका और इसका सम भी क्या होगा, 90 होगा। वही यहाँ दिया हुआ है लेकिन लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस और इस एंगल का जो रेशियो है ना वो 3:7 है। 3 और 7 का सम कितना होता है, 10 यूनिट। 10 यूनिट किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 9 डिग्री के बराबर। 3 7 में छोटा कौन है, 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 डिग्री।
तो छोटा एंगल कितना होगा 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6,000 in 2 years if the rate of interest is 2.5% per annum for the first year and 2% per annum for the second year will be। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो इसको हम ट्री मेथड से बनाएंगे। 6,000 में पहले साल में 2.5% का हमें क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। देखो 2.5% कैसे निकालेंगे, अब हम फ्रैक्शन में से चेंज करके निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो अगर 6,000 का मैं 10% निकालूंगा, एक जीरो कटेगा, 10% ये हो गया, 5% कितना होगा 300, 2.5% कितना होगा 150। इसका मतलब इसका 2.5% कितना हो गया 150। आई होप ये क्लियर है। बहुत को अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 6,000 का 2.5%, 3 जीरो से 3 जीरो काटते हैं, फिर 2.5 को 15 हो जाएगा। 10% ठीक निकाल रहा हूँ मैं, 10% 600, 5% ये हो गया, अच्छा सॉरी ये भी तो जीरो उड़ गया ना, तब तो यहाँ 1,000 आया, तो 25 के 150 ठीक निकल रहा है। ठीक है, अब देखो सेकेंड ईयर में 2% का ब्याज लग रहा है। सेकेंड ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका 2% आएगा, फिर इसका भी 2% आएगा। ठीक है अब देखो 6,000 का 2% कैसे निकालेंगे भाई, वही 10% कितना हो गया 600, 10% 600 हो गया, तो 5 से और भाग दे दो इसको, 120 हो गया 2%, तो इसका 2% आ जाएगा 120। फिर साथ ही साथ दूसरे साल में ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट साल में पहले इसका ब्याज हमारे पास इतना आ गया, फिर इसका भी तो ब्याज आएगा ना यहाँ पे। इसका ब्याज हम अगर 2% निकालेंगे, 2% कितना आएगा सोचो, 150 का 2/100, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 से 2 कट गया, मतलब 3 रुपया आ गया। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 150, 120, 270 प्लस 3, 273। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। The base of a right prism is an equilateral triangle with each side measuring 4 सेंटीमीटर। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले मैं बनाता हूँ। ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसी का एक प्रिज्म बना हुआ है। प्रिज्म समझते हो ना, प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है आप लोग को पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, पिरामिड ऐसा होता है, आप लोग देख लो। पिरामिड में एक वर्टेक्स होता है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट से सारे कॉर्नर्स जो है जुड़े हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं पिरामिड, और इसको बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, अब देखो इसका जो ये बेस है ना, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाइट नहीं मालूम है, और दिया गया इफ द लेटरल सरफेस एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हमारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वही 120 दिया है। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, बेस हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 12 हो गया, और हाइट नहीं मालूम है, तो यहाँ से हाइट हमारा कितना आ गया 10, तो हाइट की जगह पे 10 आ गया। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही तो हमारा होता है वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू हाइट 10, एक 4 से एक 4 कट ही गया, 4 दाई 40, √3, मतलब 40 √3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ रिचा इज 2:1। If our income and expenditure is increased by 20% and 15% respectively, then find the percentage increase in its saving। देखो ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली तुरंत बनाया जा सकता है। किसका दिया है रेशियो, एक्सपेंडिचर का दिया है और सेविंग का दिया है, तो यहाँ लिखो ई फॉर एक्सपेंडिचर, एस फॉर सेविंग, आई फॉर इनकम। अगर एक्सपेंडिचर दिया है 2 तो सेविंग हमारा है 1, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ने पे ही तो क्या आता है, इनकम आता है, तो सबका रेशियो हमें मालूम है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया परसेंटेज का दे दे, तो इसको क्या करो आप, या तो 0 0 एक एक जीरो बैठा दो, या 2 2 जीरो बैठा दो, अपनी मर्जी है आपकी, जिससे कि क्वेश्चन आसान बन जाए, परसेंटेज आप लोग इजीली तुरंत तुरंत निकाल पाए। अब देखो क्या कर रहा है, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, इनकम बढ़ रहा है 20% से, न्यू इनकम 300 का 20%, 30 दूना 60, मतलब 360 हो गया बढ़ के, एंड एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ा है, 15, 15 दूना 30, मतलब एक्सपेंडिचर हो गया 230। अच्छा सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेविंग आ जाएगा, घटाओ 0
3 और 1 130 हो गया, तो सेविंग कितना बढ़ा 30%। 100 से बढ़ के 130 हो गया, तो सेविंग कितना बढ़ा 30%। तो वही पूछा है, फाइंड द इंक्रीज इन द सेविंग 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 वर्कमैन एम्प्लॉयड इन ए फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू देयर मंथली सैलरी showed an average salary of 4500 per month. If the median salary is found to be 4900, then find the mode. देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, एमओ होता है मोड के लिए 3 इंटू मीडियन, मीडियन को ऐसे लिखो, मीडियन को सिर्फ एम लिखते हैं, सॉरी मीडियन को सिर्फ क्या लिखेंगे एम, माइनस 2 इंटू मीन, मीन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मोड मीडियन एंड मीन। मीन मतलब हो गया एवरेज, तो यही मोड पूछा हुआ है। तो 3 इंटू मीडियन कितना है भाई 4500, 45 ही लिखो, 100 अभी रहने देते हैं। क्यों 100 रहने दी, क्योंकि यहाँ भी डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो है, इसीलिए। और सॉरी मीन, मीन हमारा कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, मीन जो हमारा दिया हुआ है, सॉरी मीडियन जो दिया है वो 4900 दिया, यहाँ आ जाएगा 49 माइनस 2 इंटू एवरेज, मीन मतलब हो गया एवरेज, वो दिया है 4500, यहाँ रखेंगे हम लोग 45, मल्टीप्लाई करो, 50 दिया 150, 150 में से 3 घटा देंगे तो 147 माइनस 90, तो घट के हो गया 7, 14 में से 9 गया 5, चूंकि डबल जीरो यहाँ भी था यहाँ भी था, तो यहाँ भी डबल जीरो लगा देंगे, 5700 हमारा क्या हो जाएगा, मोड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। Sudarshan and Abraham appears for an interview for two vacancies. The probability of Sudarshan's selection is 1/3 and Abraham's selection is 1/5. Then find the probability that none of them will be selected. देखो not select, not probability of not selection of सुदर्शन, ये कितना हो जाएगा, 1 में से इसको घटा देंगे 1/3 को, तो कितना हो गया 2/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्शन ऑफ अब्राहम, ये कितना हो जाएगा 4/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्शन ऑफ बोथ, दोनों में से कोई भी सिलेक्शन नहीं हो, मतलब नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/3 इंटू 4/5, मतलब 8/15। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। Two pipes can fill a cistern in 36 minutes and 45 minutes respectively. चलो एक है फिलर पाइप, यहाँ प्लस लिख देता हूँ, मतलब फिलर समझ लेना, 36 मिनट में भर रहा है। बी भी फिलर पाइप है जो कि 45 मिनट में फिल कर रहा है, ठीक है। एक और पाइप है सी, जो कि वो लीकेज पाइप है जो ड्रेन करता है। वेस्ट पाइप कैन ड्रेन 40 लीटर्स पर मिनट, इसका काम क्या है, ये 40 लीटर पर मिनट क्या करता है, पानी को बहाता है, ड्रेन करता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड द सिस्टर्न फिल्स इन 1 आवर, 1 घंटे में जब तीनों चलता है ए प्लस बी और सी, ठीक है, तो 60 मिनट में क्या करता है, पानी को पाइप को क्या करता है, वो भर देता है। द सिस्टर्न फिल इन 1 आवर। अच्छा 36 45 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बताओ, 36 पंचे 180, 45 दूना 90 दूना 180, मतलब 180 हम लोग कैपेसिटी ले सकते हैं टैंक का। 36 पंचे 180, 45 चौके 180, छतरी का 18। अब यहाँ देखो ये तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी है, तो ए का इफिशियंसी है 5, बी का इफिशियंसी है 4, सी का इफिशियंसी नहीं मालूम है, और ये बराबर है 3 के, तो सी बराबर आ गया 3 माइनस 9, सी बराबर -6। माइनस ये बता रहा है कि ये टैंक को खाली कर रहा है, ठीक है, और इफिशियंसी क्या है 6 यूनिट पर मिनट। तो टोटल टैंक का कैपेसिटी है 180, कैपेसिटी अपन इफिशियंसी हमारे पास क्या आता है टाइम 30, तो 30 मिनट में जो है सी इस पूरे टैंक को खाली कर सकता है। अब यहाँ पहले से दिया है कि 40 लीटर पर मिनट वो खाली करता है, मतलब 1 मिनट में वो 40 लीटर ड्रेन करेगा, ठीक है, तो 30 मिनट में कितना करेगा 1200 लीटर ड्रेन कर देगा, तो कैपेसिटी कितना होगा उस टैंक का 1200 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। सोहन सेल्स शुगर एट द कॉस्ट प्राइस but uses false weight, thus gaining 28%. How many grams of sugar is he giving for 3.2 kg sugar? देखो चूंकि यहाँ पे ग्राम में पूछा गया है ना, तो इस अमाउंट को भी हम लोग मतलब इस क्वांटिटी को भी हम लोग ग्राम में ही कन्वर्ट करते हैं। 3.2 kg का मतलब हो गया 3200 ग्राम, ठीक है। कह के दे रहा है वो कितना 32
200 ग्राम हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इससे कम वो दे रहा है। मान लो वो कितना दे रहा है, x ग्राम ही उसके जगह पे तौल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि हम 3200 ग्राम आपको तौल के दे रहे हैं, लेकिन वो तौल के दे कितना रहा है, x ग्राम। अच्छा, इसमें फायदा कितना का हो गया, इस दोनों को घटाएंगे तो वही तो हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 1000 ग्राम के जगह पे हमने 800 ग्राम आपको, मतलब 800 ग्राम तौलता है, लेकिन ग्राहक को बोलता है हम लोग ने आपको 1000 ग्राम दिया है, तो फायदा उसका 200 ग्राम का होता है। कॉस्ट प्राइस को कितने का आता है, यही 800 ग्राम का आता है, राइट। इंटू 100% करते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ देखो, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, मतलब ऊपर वाला, ठीक है। 1000 माइनस 800 किया उसी तरह से, तो ये हो गया देखो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। नीचे जो रखते हैं वो कौन सा रखते हैं, जो जितना ग्राम हम लोग उसको दे रहे हैं तौल के हम लोग एक्स ही तो ग्राम दे रहे हैं ना, तो यहाँ रख देंगे एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28%। इस 100% को राइट साइड भेज दो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट ही जाएगा, राइट। ठीक है। उसके बाद देखो अलग अलग डिवाइड देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 3200 बाय एक्स माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 28/100। अभी नहीं काटो किसी को, ठीक है। 1 को उधर अगर भेजेंगे तो +1 इधर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 128/100, क्लियर। अब 128/100 हो गया, अब इसको काट सकते हैं, 8 से काटो, 8 चौके 32, 8 से काटो, 8 का 8, 8 चौके 48, फिर 16 से भी कट जाएगा, देखो 16 एकम 16, सॉरी 16 दूना 32, 8 16 पंचे 80, 25, तो x बराबर हो गया 2500। इट मीन्स वो 3200 ग्राम के जगह पे 2500 ग्राम ही क्या करेगा, वो तौलेगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, सॉरी, ठीक, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्शन है, समझने वाला क्वेश्चन है ये, जो भी हमारा ऑप्शन है इसमें कहीं भी x नहीं है। इट मीन्स जो भी एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन ये पूरी तरह से x से इंडिपेंडेंट है। तो आप x के जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो सबसे इजी वैल्यू क्या होता है, 0। और कहीं भी x जो है ना डिनोमिनेटर में नहीं है, नीचे नहीं है कहीं भी, देखो इसलिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया। तो एक बार पहले 0 लेके बनाते हैं, बिना 0 के भी एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सभी जगह x के जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 9, तो यहाँ हो गया -9 इंटू, यहाँ 0 अगर रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1, क्लियर, डिवाइडेड बाय, यहाँ 0 रखे तो हो गया -1/3, यहाँ अगर 0 रखे तो ये आ गया 1, ठीक है, इंटू ऊपर तो 9 है, नीचे यहाँ आ जाएगा 1/3 इंटू यहाँ आ जाएगा 1, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, ये माइनस से माइनस गया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये 9, ये 3 जो है कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये 3 ऊपर जाके ये बन गया 27, ये भी 3 यहाँ ऊपर जाके क्या बन जाएगा 27, तो ये हो गया -27 और इंटू 27, तो मतलब -729। एक तो ये तरीका था बनाने का। दूसरा, अगर x को 0 ना पुट करे तो भी ये क्वेश्चन बन सकता है इजिली, ठीक है। कैसे समझते हैं, देखो इसको अगर और हम इसको एक साथ ले ले तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कर सकते हैं हम लोग। तो ऊपर वाले को एज इट इज पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9x² - 1, और ये 9 तो अपना है ही, इधर रहने देते हैं। इस दोनों को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x² - 1/9। फिर मैं किसको किसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1 - x² / 9। अब नीचे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, देखो मैं डायरेक्टली करूंगा, 10 लाइन नहीं लिखूंगा। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा देखो 9x² - 1 बाय पूरा 9 आ जाएगा ना, ये बाय 9, ठीक है। मैं यहाँ से खींच दिया, हाँ। यहाँ मैं करूंगा तो ये हो जाएगा देखो 9 - x² / 9, ऐसा आ गया, राइट। अब देखो ये 9x² - 1 जो है, ये पूरा मैं कलर थोड़ा रख लेता हूँ, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये पूरा 9x² - 1 जो है, इस 9x² - 1 से कैंसिल आउट हो गया, राइट। उसके बाद देखो ध्यान से ये x² - 9 है, ये 9 - x² है, तो इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो -1 टाइम्स में कट जाएगा। अब बच क्या गया, एक 9 यहाँ बचा, एक 9 यहाँ, एक 9 यहाँ, तो ये दोनों 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 यहाँ बचा, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9,
मतलब -729। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। द एज ऑफ फादर 10 years ago was twice the age of his son। यहाँ लिख देता हूँ मैं फादर, यहाँ लिख देता हूँ सन। तो ये एज जो था वो 2:1 का था। उसके बाद हुआ क्या, ये कब का था भाई, ये 10 years अगो, ठीक है। अब 10 year हैंस प्रेजेंट से, मान लो ये प्रेजेंट केस है, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट केस। अब आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years ये रेशियो जो था, सॉरी, वाज थ्राइस द एज ऑफ सन, ये पहले 3:1 था, 10 साल के बाद ये रेशियो 2:1 हो गया, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो इसका बहुत इजी है, सबसे पहले देखो ये यहाँ का गैप देखो, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन होता है, समझना आप लोग ध्यान से। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ये गैप चेक करेंगे, 3 में से 2 1 गया 2, और यहाँ 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1। तो पहले ये 2 और 1 को सिमिलर करने के लिए हम लोग 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 1 2 जा 2, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका भी गैप कितना आ गया 2। उसके बाद हम लोग इसका गैप निकालेंगे, 1 में से 2 गया 1, सॉरी 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 3 भी गया तो कितना आ गया 1, दोनों जगह 1 आ गया, राइट। और ये देखो ये जो गैप है ना हमारा, ये ईयर्स का गैप है, और ये ईयर्स का गैप कितना होगा 10 + 10 20। क्यों 10 से 10 20, देखो ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट साइंस टाइम से 10 साल पहले का ये एज है, और 10 साल बाद का एज है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने एज का आ गया, 20 साल का आ गया, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 20। तो इस समय इस केस में मैं कह सकता हूँ कि जो फादर का एज होगा वो कितना हो जाएगा, 20 × 60, सन का एज कितना हो जाएगा 20 तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 60 10 70 साल का हो जाएगा, ये 30 साल का हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया 7:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। ए सेल्स ए वॉच टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 33%। तो ए ने मान लो 100 में खरीदा, ए ने बी को बेचा 133 में, बी सेल्स इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 20%। अब 13.3 का 20% अगर निकालोगे ना, अच्छा सीधे निकाल देते हैं, निकाल के घटा दो भाई। 133 का अगर 20% निकाले तो 2/10 लिख सकते हैं। इसको इसमें गुना करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2, 26.6 आया। मतलब इसमें 26.6 घटाओ, तो 10 में से 6 गया 4, 2 बचा, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 106.6। तो नफा, हाँ यहाँ अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। पूछ रहा है इफ सी पेज 532, सी ने इतना पे किया ना, इसी का वैल्यू दिया है 532, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 532 अपॉन 106.4। ये देखो 100 गुना 5 करेंगे 500 हो गया ना, 6 पंचे 30, 530 हो गया, 0.4 को 5 से गुना करो तो 2 आ जाएगा। तो ये 5 बार में एग्जैक्टली कट रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5। तो ए ने कितने में खरीदा था ये पूछ रहा है, 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। A man observed the top of an electric pole at an angle of elevation of 60 degree and 30 degree respectively from two different observation point P and Q. If the distance between P and Q is 10 मीटर, ठीक है। देखो ध्यान से, एक आदमी एक पोल के टॉप को देख रहा है दो जगहों से, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, ठीक है। ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, पी और क्यू से, ये पी है ये क्यू है, और पी और क्यू का जो गैप है वो 10 मीटर का है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ओके। देखो ये 60 जैसे डिग्री है ना, ये 90 हमें पता ही है, तो हम लोग इस हाइट को √3 मानेंगे, इसको 1 यूनिट मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये 10 जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं एक्स भी दोनों जगह ले ही लेते हैं, जिससे दिक्कत थोड़ा कम होगा। अब जैसे ये 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होता है ये बताओ, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, कोई दिक्कत। और tan थीटा पर वैल्यू हमारा, tan थीटा का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये √3x बाय बेस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा 10, और ये x मतलब 10 + x, और ये 1/√3 के बराबर तो है ही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करोगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 + x, मतलब x बराबर आ गया 5,
x बराबर क्या आ गया 5। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल क्या है √3x, तो x का वैल्यू 5 है तो 5 इंटू √3 5√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। अ होलो क्यूब इज मेड ऑफ पेपर टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 512 क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब सबको पता ही है, साइड हो गया हमारा 8। हाउ मच पेपर इज इन ए स्क्वायर्स यूनिट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द क्यूब। उस क्यूब को बनाने में टोटल कितना पेपर लगेगा। होलो क्यूब पेपर का बना हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ इसके बीच में हवा भरा हुआ है और ये कागज से बना हुआ है। टोटल कागज लगा है ऊपर नीचे सब तरफ, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। 6 से स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 6 गुना 8 64। सोचा कि 24 के 4 4 यूनिट डिजिट सिर्फ यही दिख रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 27% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। अच्छा, दो सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे 20 और 10 का, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, देखो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, तो ये हो गया हमारा 28%। तो मान लो 100 का कोई सामान है, एक बार 27% का छूट दे रहे हैं, एक बार 28% का छूट दे रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच, 1 यूनिट का। तो यही 1 यूनिट का वैल्यू है 56 दिया हुआ है। तो पूछा है, देखो ये दिया हुआ था डिफरेंस बिटवीन और डिस्काउंट ऑफ 27% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10% ऑन ए सर्टेन बिल विल वाज 56। तो इस बिल पे जो है छूट जो हो रहा है 27-28%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, यही 1 यूनिट 56 के बराबर। तो पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। तो अमाउंट ऑफ द बिल कितना था, 100 था, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5600। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। The shadow of a tower standing on level ground is found to be 40 meter long when the sun's altitude is 30 degree then when it is was 45 degree। देखो अब मान लो एक पोल है ऐसे, और यहाँ मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए सन यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद जो है सन थोड़ा नीचे चल जाता है भाई। सन के यहाँ आ जाने से अब जो इसका शेडो बन रहा है ना, कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये दो एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल दिया है 45 डिग्री और ये एंगल दिया है हमारा 30 डिग्री, जिसके कारण ये शेडो का जो लेंथ है ना वो बढ़ के 40 मीटर लंबा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये गैप ए बी का जो लेंथ है वो 40 दे दिया है, इसको सी मान लो थोड़ी देर के लिए। तो पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सेम वही क्वेश्चन हो गया जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था। ये 45 डिग्री है ना, इट मीन ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है 45, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। फिर अगेन tan30 हमारा होता है 1/√3। ठीक है, और यहाँ अगर हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं तो हाइट हमारा हो जाएगा x और नीचे हो जाएगा x+40। कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो गया x बराबर आ जाएगा 40/√3 माइनस 1। ऊपर नीचे रेसलाइसन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1, नीचे √3 + 1 और √3 - 1 का रेसलाइसन करोगे ना 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 20 इंटू √3 + 1, हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ले लो भाई, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई दिया है 5, एक्स जेड दिया है 7 एंड क्यू इज अ पॉइंट ऑन वाई जेड। क्यू जो है वाई जेड पे एक पॉइंट है, सच दैट एक्स क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स। एक्स क्यू जो है ना इस एंगल का बाइसेक्टर है। देन वाई क्यू इज टू क्यू जेड, मतलब इसका और इसका रेशियो पूछा था, बहुत सिंपल है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही पूछ दिया है। ये रेशियो जो है ना वही इसका भी रेशियो होगा 5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, वाई क्यू क्यू जेड। ठीक है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, and the difference between two interior angles on the same side of the transversal is 40 degree। मान लो एक एंगल यहाँ बना x, दूसरा क्या बना y, तो यही होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, वही बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 40 डिग्री, मतलब यही x माइनस वाई जो दिया है ना ये दिया है 40 डिग्री, और इन दोनों का सम तो हमें पता है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर सम कितना होता है 180। तो पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल अमॉन्ग द इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों में छोटा छोटा हमने किसको माना है, वाई को माना है, क्योंकि देखो x माइनस वाई में हमने 40 लिखा है, y निकालना है, तो इसको घटा दो, घटाने पे x कट जाएगा, ये दोनों कट ही गया।
ये हो गया -2y, ये हो गया -140, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से कट गया 70 बार में, तो 70 डिग्री जो होगा वो स्मॉलर एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। A boat is moving 3 किलोमीटर against the current of the stream in 1 hour, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सबको पता ही है। डिस्टेंस हमारा जा रहा है पहले 3 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में जो है, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब होता है अप स्ट्रीम, उसका स्पीड हम लोग ले लेते हैं x माइनस वाई। एक्स क्या है हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्लियर, इनटू टाइम हमारा दिया है कितना, 1 आवर। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहीं से आ गया हमारा, x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा है एंड मूव्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब इन डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड होता है x प्लस वाई इन 12 मिनट्स। 12 मिनट्स कितना होता है भाई, 12/60 करना पड़ेगा क्योंकि घंटा में ले रहे हैं। ठीक है, तो 12×5 = 60, 5 को इधर भेज देंगे तो दूसरा इक्वेशन आ गया x प्लस वाई बराबर 5। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बोट टू गो 6 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर, स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो स्टेशनरी वाटर का कुछ भी निकालना हो, मतलब हमें स्पीड जो निकालना है वो स्टेशनरी वाटर का मतलब x निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2x बराबर हो गया 8, तो x बराबर कितना हो गया 4। 6 किलोमीटर जाना है, डिस्टेंस, स्पीड हो गया 4 और टाइम यहाँ है, काटोगे तो आ जाएगा 3/2, 3/2 कितना होता है 1 आवर 30 मिनट, राइट, तो 1 आवर 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 प्लस 12 प्लस 18, इस तरह से 8 मल्टीपल जाना है, 6 8 48, इसका एवरेज चाहिए तो नीचे 8 से डिवाइड भी देंगे। समय 6 कॉमन है ना, 6 कॉमन है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 2 प्लस कहाँ तक 8 तक, डिवाइडेड बाई 8। अब देखो 6 इंटू, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, n इंटू एन प्लस 1/2, तो n है 8, n+1/2, और नीचे 8 तो पहले से था ही, 8 से 8 कट गया, 2 से 3 बार में कट करना होती है 27, आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय फैमिली इज 4:7, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस गुना कंजम्पशन। मान लो आप 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खाते हो और 10 पैकेट खाते हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकला, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकला ना, वही यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। तो प्राइस का रेशियो हमारा ये कॉफी टी का, और कंजम्पशन का जो रेशियो है 4:7 है, तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कॉफी एंड टी, तो एक्सपेंडिचर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना यार, 3 × 4 अनुपात 4 × 7, 4 से 4 कट ही गया, 3:7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। द रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट मैच आर एज फॉलोज, इतना। ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन सजाना पड़ेगा इसको पहले, या तो असेंडिंग में सजाओ या डिसेंडिंग में सजाओ, असेंडिंग में सजाना ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे छोटा जो स्कोर है वो है 1, देखो यहाँ 1, चूंकि देखो 11 प्लेयर्स है ना, 11 प्लेयर्स है मतलब ऑड नंबर ऑफ प्लेयर्स है, 5 प्लेयर इधर होंगे, 5 प्लेयर इधर होंगे, और छठा जो प्लेयर जो स्कोर बनाया होगा ना, वही हमारा यहाँ मीडियन होगा। ठीक है, चलो, एक से जस्ट बड़ा कौन हमें दिख रहा है, 9 है, 9 से छोटा, 9 से छोटा 7 भी है, 7 के बाद 9 ही दिख रहा है, 9 के बाद 11 दिख रहा है। ठीक है, 11 11 11 12 12 12 नहीं है, 13 13 नहीं है, 14 14 भी नहीं है, 15 नहीं, 16 है। 16 देखो कितने बार है, एक बार 16 यहाँ हो गया, 2 बार 16 हो गया, 3 बार 16 है, 16 16 16, 11 हमने लिख लिया है। देखो अब यहीं से हम लोग पिक कर सकते हैं, 4 5 छठा नंबर पे 16 ही है, तो हमारा करेक्ट मीडियन तो 16 ही होगा। अदरवाइज अलग रहता तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते, पहले वो 7 लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं, 9 लिख चुके हैं, 11 16 तो लिख ही चुके हैं, ये चारों नंबर बचा, मतलब उसके बाद आ जाता है 51, उसके बाद 81, उसके बाद 101, उसके बाद 121, तो इधर से भी 5 नंबर हो गए, इधर से भी 5 नंबर हो गए, जो बीच वाला होगा वही हमारा क्या होता है, मीडियन। नेक्स्ट पे चलो। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 2500 इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, ऐसा ही निकल जाएगा ना, ऐसा ही कैसे निकलेगा, घटाओ 0 0, 11 से 5 गया 6 और 1, 1600 हो गया हमारा, क्या क्या हो गया 1600 हमारा भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट रेट कितना है 16%। अब सिंपल इनका फॉर्मूला लगा दो, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। देखो 16 से ही 16 बार में कट गया तो 100 बार में कट गया, ठीक है। फिर 100 से ये 100 बार में कट गया। अब 25 चौके 100 हो गया, टी बराबर 4 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A right rectangular box's measurement are 1.6 meter long, 90 centimeter wide, 60 centimeter height. Soap cakes of measurement 6 centimeter, 5 centimeter, 40 mm are to be packed in the box so that no space is left. How many cakes can be packed in the box? सिंपल है। बड़े देखो क्वेश्चन समझा जाता है। मान लो एक बड़ा ऐसा बॉक्स है, इस बॉक्स में छोटा 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 साबुन का टिकिया रखना है। इस तरह से रखना है कि एक जरा भी जगह खाली नहीं हो। सिंपल है, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ छोटे से छोटे छोटे केक जो है उसमें पैक किए गए हैं। साबुन का टिकिया रखो या सोप केक से, राइट, वही साबुन की टिकिया। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ ब्रेथ हाइट है सबका सबका यूनिट यहाँ सेम रखना है। 1.6 मीटर मतलब 160 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब एक छोटा जो टिकिया है साबुन का, उसका जो लेंथ है 6 है सेंटीमीटर में है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, हाइट जो है ना वो 40 mm है। 40 mm होता है 4 सेंटीमीटर, 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। 6 दाही 60, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, दूसरे 80 बार में, 9 8 72, 7200 डिबिया रखे जाएंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग भाई। इतना इज डिवाइडेड among ABC in such a manner that the ratio of amount of A to that of B of 3 is to 4 and that the ratio of the amount of B to that of C is 12:13। The amount of money received by B, देखो A और B यही हम लोग करते, देखो B यहाँ भी है, B का रेशियो यहाँ क्या है 4 है, और यहाँ पे B का रेशियो क्या है 12। 4 और 12 को इक्वल तो किया जा सकता है ना, इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया ABC हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3 तिहाई 9, फिर 3 चौके 12 और 12:13 तो यहाँ है ही। द अमाउंट मनी रिसीव्ड बाय बी, बी को कितना मिलेगा, तो 12/12 9 21, 21 10 31 3 34 इंटू 7786, ठीक है। 2 छके 12, 2 से 17 बार में कटा, 17 से इसको डायरेक्टली काटने कट ही जाना चाहिए। 17 चौके 68, 68 और 9 98 हो गया। 17 पचे 85, 85 और 13, 17 8 136, इसको गुना करो। 8 छुके 48 के 8 बाकी 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4 बाकी 3, 6 4 24 27, 2748, 2748, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 52 ईयर्स। अभी प्रेजेंट में बाप और बेटे की एज का सम 52 ईयर्स है। आफ्टर 4 ईयर्स द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द सन। फादर और सन का जो एज का रेशियो हो जाएगा 4 साल के बाद वो 4:1 हो जाएगा। सिंपल है। 4 साल पहले अभी अभी वर्तमान में दोनों के एज का सम 52 है। 4 साल बाद देखेंगे तो बाप के एज में भी 4 जुड़ेगा, बेटा के एज में भी 4 जुड़ेगा, तो 4 साल के बाद दोनों का कंबाइंड एज कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और 4 साल के बाद दोनों के कंबाइंड एज का यूनिट कितना है 5, तो 5 यूनिट हो गया 12, तो 1 यूनिट 5 यूनिट हो गया 60, तो 1 यूनिट हो गया 12। मतलब अभी से 4 साल के बाद फादर होगा 12 चौके 48 और पुत्र होगा 12 साल का। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। 4 इसमें घटा दो, मतलब कितना हो गया 8 साल। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई दिस। देखो इसमें देखो ये पहला जो रूट है ऊपर वाला, ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये पहला रूट जो ये वाला ये से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली बच क्या गया ये अंदर वाला। तो क्यूबिक रूट 3 किसका होता है, 7 का होता है, और क्यूबिक रूट 216 किसका होता है, 6 का। 7 छके 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 625 किसका रूट होता है भाई, 625 का रूट क्या होता है 25। 625 का 25, 25/10 मतलब 2.5। 625 का 25 और इसका 100 मतलब 0.25। इसका क्या हो जाएगा भाई 0.025।
जोड़ दो, 5 7 7 और 7 2 27.775। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। In an election, a candidate who got 90% votes is elected by a margin of 800 votes. What is the total number of votes polled? Note there are only two candidates contesting the election and assume all the voters were valid. 100% वोट था, 100% वोट मान लो, एक भी जरा इनवैलिड नहीं हुआ वोट, सबने अच्छे से वोट डाला, विनर को मिला 90%, तो लूजर को कितना मिलेगा भाई? 10%, राइट। इन दोनों का गैप कितना है? 80%। यही 80% जो है ना, इसी यही मार्जिन से तो वो जीता है, तो ये 800 वोट के बराबर है। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। तो टोटल वोटर्स कितने थे? 1000 थे, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 69 एंड 92। 69 के बाद प्राइम नंबर गिनो, 70 नहीं होता है, इवन तो होगा ही नहीं। ऑड में हम लोग चेक करते हैं, 71। 71 प्राइम नंबर होता है, 73 भी होता है, 75 नहीं, 77, 11 से कट रहा है नहीं, फिर 79 होगा, 81 नहीं होता है, 83 होता है, 85 नहीं होगा, 87, 8 7 15, 3 से कट रहा है, नहीं होगा, 89, 89, 89, 89 हो जाएगा, फिर 91, 13 से 91 कटता है, ठीक है। इन्हीं का एवरेज निकालना, तो मान लेते हैं बीच में 79 ना, 79 ही मान लो थोड़ी देर के लिए एवरेज है। 79 और इसके बीच में जो गैप है, कितने का आ रहा है यहाँ गैप देखो? -8 का। इसका गैप देखो जरा, ये गैप हो रहा है -6 का। 79 79 गया, 0 का गैप। 83 में से ये गया कितने होगा? 6 का गैप, सॉरी 4 का गैप, 13 में से 9 गया, 4 +4, और 89 इससे 10 का गैप हो रहा है। तो देखो 10 4 14 इधर प्लस में, 8 6 14 इधर माइनस में, मतलब ये सब आपस में क्या हो गया? कट गया। इट मीन्स जो भी हम लोगों ने एवरेज माना था वही हमारा करेक्ट एवरेज होगा, तो वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेशन में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोग को ये सेशंस काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने पूरा देखा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीखे। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेन सीजीएल के प्री में आने वाले हैं, सीएचएसएल के प्री मेंस दोनों में आने वाले हैं 2024 वाले में, और सीजीएल के मेंस में भी कुछ इस लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, समझना होगा कि क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करें और किस तरह से नहीं करें, ठीक है। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।